जय हिंद दोस्तों। देखिए आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, तो देखिए अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है GS1, जो अभी रिसेंटली यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, मतलब मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने 4 क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आज हम 5वां डिस्कस करेंगे। देखिए 5वां जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि ऐसे कौन से कारण है कि जिसके वजह से जो लोग हैं वो लार्ज सिटी के साइड ज़्यादा फॉरवर्ड कर रहे हैं स्मॉलर टाउन के कंपेयर में। तो अगर आप इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड को अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन निकल के आता है, इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन निकल सकता है, यानी कि आप इसको इकोनॉमिक्स से भी रिलेट कर सकते हो। इकोनॉमिक्स के अंदर आता है आपका डेमोग्राफिक का। डेमोग्राफिक यानी कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें चल रही होती है, जैसे डेमोग्राफिक के जो टॉपिक्स होते हैं जैसे हेल्थ हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, ये सारी चीज़ें आती है हमारी डेमोग्राफी में। तो यही चीज़ क्वेश्चन डेमोग्राफी से पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके वजह से लार्ज सिटी जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कंपेयर टू स्मॉलर टाउन के, तो जिसकी वजह से लोग ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। तो और डिस्कस करना था कि उनकी जो कंडीशन डिस्कस करना था, लाइट मतलब प्रकाश प्रकाश डाला था, मतलब आपको डेवलपिंग कंट्री की कंडीशंस के बेसिस पे आपको बताना था, प्रकाशित करते हुए स्थिति पे आपको डिस्कस करके आंसर लिखना था। आंसर 10 मार्क्स का था, इसलिए 150 शब्द में लिखना था। अगर आप एक पर आंसर अगर आप राइटिंग की बात करो तो मिनिमम आपके पास, मतलब मैक्सिमम, नॉट मिनिमम, इट्स मैक्सिमम टाइम जो मिलता है वो आपको मिलता है 7 मिनट, सिर्फ और सिर्फ एक आंसर लिखने के लिए। जैसे GS1 में इस बार 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 20 में से 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 10 नंबर का, जो कि आपको कितने वर्ड में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है। और उसके बाद जो बचे जाते हैं क्वेश्चन 11 से लेकर के 20 तक, वो लिखना है आपको 250 शब्दों में, और वो है आपका 15 नंबर का। और टोटल GS का जो पेपर है वो है आपका 250 मार्क्स का। तो आप अगर वर्ड और क्वेश्चन को अगर आप एनालाइज करो, मात्र आपके पास 3 घंटे में, अगर आप इसको मिनट में देख लो तो 180 मिनट में आपको ये क्वेश्चंस लिखने होते हैं। तो एवरेज मैक्सिमम आपका 7 मिनट्स ही निकल के आता है, तो एक आंसर लिखने के लिए आपके पास 7 मिनट होते हैं। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डेली आप एक मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, ये हमारा GS वाइज चलेगा। जब GS1 कंप्लीट हो जाएगा तब हम GS2 कंप्लीट होने के बाद GS3 कंप्लीट होने के बाद हम GS4 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ आंसर लिखे हैं, मैं वो आंसर डिस्कस करता हूँ जो मैंने लिखे हैं। आपके अकॉर्डिंग जो आंसर हो सकते हैं कि नहीं ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी आंसर राइटिंग में होने चाहिए, आप बिल्कुल वो पॉइंट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं वो पॉइंट्स में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ये नेक्स्ट वीडियो जो डिस्कस करेंगे उसमें मैं वो पॉइंट भी डिस्कस कर लूँगा प्रीवियस क्वेश्चन में जा करके, मतलब साथ साथ में, कि ये पॉइंट्स भी और आप ऐड कर सकते हैं। और आपको अगर आंसर को मार्क्स देने की, अगर आप एग्जामिनर होते और आप मेरे आंसर को कैसे चेक करते और कितने मार्क्स के लायक था मेरा आंसर, आप वो भी दे सकते हैं, मतलब आप रेटिंग भी दे सकते हैं कि हाँ मेरे आंसर को आप इतने रेटिंग्स देना चाहेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा एक मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। और आज GS1 के लिए जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें सिलेबस का भी आइडिया नहीं है कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आज लास्ट में कुछ बुक राइटर के साथ सजेस्ट करूंगा। GS1 के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फॉलो करते हैं, उन बुक्स के नाम भी बता दूंगा। तो आज ऑलरेडी 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आज हमारा 5वां क्वेश्चन रहेगा जो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, मतलब नेक्स्ट डे जो डिस्कस करेंगे वो हमारा 6th क्वेश्चन होगा, जो कि डायरेक्ट ज्योग्राफी से है। तो आप क्वेश्चन रीड करके भी आपको ये पता हो लग जाता है कि क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से निकल के आ रहा है, चाहे वो ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, तो किससे पूछा जा रहा है, या आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया। तो आप क्वेश्चन रीड करोगे ना, अगर आपको थोड़ा मोड़ा सा भी पता होगा तो आप उसे लिख लोगे। अगर आप 5th क्वेश्चन की बैकग्राउंड की बात कर लो तो जनरली ये आपको NCERT की बुक में भी इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि अर्बन लाइफ रूरल लाइफ में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्यों लोग माइग्रेट करते हैं। वो एक तरीके से सोशल डेमोग्राफिक ही होते हैं। तो आप उसके बेसिस पे आंसर लिख सकते हो। जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप एवोल्यूएट करके आप उस पर रैंकिंग दे सकते हैं। आप भी अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, ये भी पॉइंट हो सकते थे। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा लिखा हुआ,
अगर आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से आप सारे पीडीएफ नोट्स सब है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन तो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिखा दिया था कि आज हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसके जो कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, वो पहला पॉइंट्स आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी के अवसर। ज़्यादातर जो लोग माइग्रेट करते हैं, यानी कि जो छोटे शहर से बड़े शहर के साइड आते हैं, पहला उनके लिए जो ऑप्शन रहता है वो रहता है कि वो ज़्यादा नौकरी के अवसर पे, यानी कि बड़े टाउन में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा रहती है। तो जिसके वजह से आपको क्या है, छोटे छोटे एरिया से लोग माइग्रेट होते हुए नजर आ जाते हैं। तो जैसे देखिए, अगर आप इसको अपने लिविंग स्टैंडर्ड पे भी देख लें, या पर लाइवली अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे जो लोग बड़े टाउन के साइड माइग्रेट करते हैं उनका बेसिक रीज़न क्या होता है, जैसे जॉब के लिए हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया, हेल्थ के लिए हो गया, रिसोर्सेज के लिए हो गया। तो ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें लोग छोटे टाउन से निकल करके बड़े बड़े शहर निकल के जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे आप मुखर्जी नगर की बात कीजिए, करोल बाग की बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे आधे से ज़्यादा जो स्टूडेंट माइग्रेट होकर के आए हैं छोटे टाउन से बड़े टाउन के साइड, वो किस लिए आए हैं, एजुकेशन पर्पज से आए हैं। तो बहुत से रीज़न होते हैं कि जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, छोटे टाउन से बड़े टाउन के साइड क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट का मतलब होता है अपना जो एक स्थान है छोड़ करके दूसरे स्थान के साइड जाना, आप उसको माइग्रेट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट में मैंने लिखा था कि जो मैंने लिखा है वो लिखा है ज़्यादा नौकरियों के अवसर के लिए, यानी कि मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, फिर आपको कंपनीज देखने को मिल जाएगी, बिजनेसमैन देखने को मिल जाएंगे, फिर ऑफरिंग देखने को मिल जाएगी। तो वेराइटीज ऑफ जॉब जो है वो स्मॉलर टाउन या विलेज के मुकाबले में बिग सिटी क्या करती है, गांव के लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है या छोटे शहरों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो जिस वजह से लोग ज़्यादा माइग्रेट करते हैं बड़े बड़े शहर के साइड। जैसे आज के टाइम पे अगर आप दिल्ली के एनसीआर रीजन में देखोगे तो नोएडा हो गया, नोएडा जो एनसीआर रीजन में आता है, गुरुग्राम हो गए जो एनसीआर रीजन में आता है। तो ये लोगों को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के हब है, बहुत सी कंपनियां आज के टाइम पे यहाँ पे आ चुकी है। तो वो लोगों को किसके लिए अट्रैक्ट कर रहा है, जॉब के लिए अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक ये मतलब पहला रीजन निकल के आता है कि भाई जो बड़ी सिटी होती है वहाँ पे लोगों के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है वो ज़्यादा होती है, नौकरियों की जो संभावना होती है वो नौकरियों के जो अवसर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। दूसरे पॉइंट में मैंने मेंशन लिखा है बेटर एजुकेशन आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। जैसे जो गांव के लोग होते हैं, मतलब गांव में जो लोग होते हैं वो अच्छी एजुकेशन के लिए जिनके पास रिसोर्सेस होती है तो वो क्या करते हैं, अपने आप को शहर के साइड फॉरवर्ड कर देते हैं कि हम शहर जा करके अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पीपल सिर्फ कंट्री के अंदर या बड़ी सिटी के अंदर ही माइग्रेट करते हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं तो वो उतनी अच्छी जगह से जाकर के क्या करता है, अपने वो उतनी अच्छी जगह जाकर के क्या करता है, माइग्रेट करता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी की इनकम बहुत अच्छी है तो वो जैसे यूएसए जैसी कंट्री में जा करके अपने एजुकेशन कंप्लीट करता है या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को फाउंड करता ताकि वहाँ पे वो जाकर के जॉब कर सके। तो अगर आप जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, मुखर्जी नगर में स्टूडेंट जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो एक अच्छी प्रिपरेशंस के लिए आकर के माइग्रेट कर रहे हैं छोटी छोटी जगहों से। तो एजुकेशन, बेटर एजुकेशन भी क्या करता है, बेटर एजुकेशन जैसे आपका अच्छा स्कूल हो गया, अच्छी कॉलेज हो गई, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तो लोगों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कि वो बेटर एजुकेशन के लिए भी क्या कर सकते हैं, बड़े शहर में बड़ी सिटीज़ में माइग्रेट करते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर के लिए, चिल्ड्रन के ब्राइट फ्यूचर के लिए। जैसे आज हम दिल्ली जैसे शहर में, कोटा जैसे शहर में जाकर के हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशंस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे अच्छी खासी प्रिपरेशंस कराई जाती हैं ताकि हम प्रिपरेशंस कर करके अपना एक फ्यूचर ब्राइट कर सके। तो एक बेटर एजुकेशन भी अच्छा फैक्टर होता है बड़ी सिटीज़ का कि वो छोटे सिटीज़ से लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अगला पॉइंट में आपको देखने को मिल जाएगा जो मैंने मेंशन किया है वो है हायर वेजेस का मतलब है हाई तनख्वाह। तो जिनके पास ज़्यादा स्किल हो जाती है, मतलब स्किल जब वो अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो वो बड़ी सिटीज़ के साइड क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं ताकि वो अपने स्किल की बेस पे वो क्या कर सके, हाई वेजेस यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स क्रिएट कर सके या हाई पे वाली जॉब वो कर सके।
तो इस वजह से भी क्या होता है, जो बड़ी सिटी होती हैं, बड़ी सिटीज़ अट्रैक्ट करती है स्मॉलर टाउन के पीपल्स को, तो वो एक माइग्रेट के लिए एक मेजर फैक्टर निकल के आता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखे हैं कि पीपल बिलीव दे कैन अर्न मोर in cities because businessmen often pay higher salaries than in rural और smaller area। जैसे आपने अगर अपने 9th क्लास में इकोनॉमिक्स की पालमपुर वाली कहानी अगर आपने पढ़ी होगी ना, वहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे पालमपुर की कहानी में क्या था कि वहाँ पे जो लोग थे प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते थे, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, डेयरी सिस्टम में, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों की इनकम कम थी। और वही चीज़ अगर आप रूरल एरिया को अर्बन एरिया से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे लोगों की अर्निंग भी ज़्यादा होती है, लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, उनको हेल्थ मिल जाता है। तो हेल्थ भी फैक्टर होता है कि जो बड़े एरिया, बड़ी सिटीज़ होते हैं वहाँ वो अट्रैक्ट करते हैं छोटे छोटे शहर के लोगों को। तो जैसे यहाँ पे एक तो एक हायर वेजेस मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा जो मैंने लिखा था लाइफ स्टाइल एंड फैसिलिटीज़। लाइफ स्टाइल एंड फैसिलिटीज़ में क्या हो जाएगा कि जो सिटी होती हैं, सिटीज़ जो बड़े बड़े सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे लोगों को अच्छी खासी सर्विसेज मिल जाती है। जैसे अगर आप दिल्ली, महाराष्ट्र, मतलब मुंबई, बेंगलुरु जैसे अगर आप शहर की बात करो तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सर्विसेज देखने को मिलेंगी। चाहे आप हेल्थ की बात कर लो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात कर लो, इंटरटेनमेंट की बात कर लो, शॉपिंग की बात कर लो, हाउसिंग, मेकिंग लाइफ, वो काफ़ी ज़्यादा आपको क्या मिल जाएगा, फैसिलिटी अच्छी मिल जाएगी। तो जैसे अगर आप भी अगर स्टूडेंट कोई रूरल एरिया में बैठ करके अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो आप रिलेट कर सकते हैं कि रूरल एरिया के मुकाबले जो सिटीज़ एरिया होती हैं वहाँ पे हमेशा रिसोर्सेज अच्छी होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ आपको अच्छी खासी मिल जाएगी अर्बन एरिया में, इंटरनेट की सर्विसेज ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। अब तो इंटरनेट जगह जगह है, बट इलेक्ट्रिसिटी भी अभी के टाइम पे है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। लाइफ स्टाइल में आप इसको हेल्थ में भी काउंट कर सकते हैं कि हेल्थ भी अच्छी खासी मिल जाती है सिटीज़ एरिया में। तो लोग जो माइग्रेट करते हैं लाइफ स्टाइल और अच्छी खासी फैसिलिटीज़ के लिए भी क्या करते हैं, छोटे एरिया से बड़े एरिया के साइड माइग्रेट करते हैं। अगला जो मैंने पॉइंट इसमें मेंशन किया है वो किया है कि गरीबी से बचने की कोशिश करते हैं। अब देखिए गरीबी से कैसे बचने की कोशिश करने के लिए लोग माइग्रेट करते हैं, तो जो बड़े एरिया होते हैं वो क्या करता है, बहुत से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या करता है लोगों के लिए क्रिएट करके रखता है। जैसे जब कोई अर्बन एरिया के साइड आता है तो उसको उसका हाई वेजेस की जॉब मिल जाती है, उसके स्किल के बेसिस पे जॉब के जो चांसेस है, मतलब जो जॉब्स के ऑप्शन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हेल्थ अच्छी मिलती है वहाँ पे, वो फूड अच्छी कंज्यूम कर सकते हैं, सर्विसेज अच्छी मिल जाती है। तो इसलिए लोग, एक ये भी फैक्टर होता है कि वो अपने आप को पॉवर्टी से निकालने के लिए वो क्या करते हैं, अर्बन के साइड, रूरल एरिया से या छोटे स्मॉल टाउन से वो लार्ज सिटी के साइड माइग्रेट कर जाते हैं। अगला जो मैंने पॉइंट्स लिखा था इसमें वो क्या लिखा था, नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। कई बार क्या होता है कि जो रूरल एरियाज में जो लोग होते हैं उनके कुछ अगर रिश्तेदार या फैमिली क्या होते हैं बड़े शहर के साइड रहते हैं, तो वो भी क्या करते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड के पास जाकर के क्या हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी था, ऑफ्टन पीपल माइग्रेट टू सिटीज़ वेयर रिलेटिव्स और फ्रेंड ऑलरेडी जो कि सिटीज़ में रहते हैं, तो वो उनको क्या करते हैं ताकि वो उनको थोड़ी सी सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। तो अपनी सपोर्ट के लिए, अपने सपोर्ट को पाने के लिए वो क्या करते हैं, अर्बन एरिया से रूरल एरिया से अर्बन एरिया के साइड माइग्रेट कर सकते हैं। अगला जो मैंने पॉइंट्स लिखा था वो इसमें ये लिखा था कि बेहतर भविष्य की धारणा, प्रिपरेशन ऑफ अ बेटर फ्यूचर। अब बेटर फ्यूचर के लिए क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अगर बहुत से जो लोग हैं वो अपने लाइफ को सक्सेस तक ले जाने के लिए क्या करते हैं, सिटीज़ में माइग्रेट करते हैं, ताकि जब सिटीज़ में आए तो वो अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड है जब उसको वो क्या कर सके, हाई तक ले जा सके। तो वो क्या करते हैं अपने, कि जितनी हमारी अच्छी लिविंग कंडीशन होगी तो हमारा फ्यूचर क्या होगा उतना ही ज़्यादा ब्राइट होगा। तो अगर हम सिटीज़ की बात करते हैं तो सिटीज़ में हम ये देख सकते हैं कि सिटीज़ के अंदर जो अपॉर्चुनिटी होती है या सक्सेस होती है वो लोगों को क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, किसके लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए, एक बेटर फ्यूचर के लिए। फिर अगला जो मैंने मतलब आप इन समरी में लिख सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री होती है, डेवलपिंग कंट्री में आपको ज़्यादातर रूरल एरिया देखने को मिल जाएगा। तो रूरल एरियाज़ में क्या होते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज आपको देखने को मिल जाएगा, मेकिंग सिटीज़ जो
बड़े बड़े सिटीज़ होती हैं वो पीपल्स को क्या करती है, एक तरीके से मैग्नेट की तरह क्या करती है, अट्रैक्ट करने का काम करती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लार्ज सिटीज़ में, कि वो लोगों को क्या कर सकता है, उन लोगों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज की डिफिनेशंस में आप ये भी लिख सकते हो कि रिसोर्सेज का ही मतलब होता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को या हमारी जो हमें क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, वो हमारे लिए रिसोर्सेस है। एग्जाम्पल के लिए वाटर, जब हमें पानी प्यास लगती है हम वाटर की रिक्वायरमेंट करते हैं कि भाई हमें वाटर की ज़रूरत है, तो वाटर हमारी नीड भी पूरा कर रहा है और जब हमें प्यास लगता है तो वो हमें सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो इसलिए वाटर एक रिसोर्सेस है। तो सिटीज़ जो होती है वो बेहतर मतलब एक अच्छी सर्विसेज, मोर अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या करती है, लोगों को अट्रैक्ट करती है अपने साइड। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ आंसर हो सकते थे, आपके अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट में मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूं कि आपको GS1 के लिए आपको कौन कौन से बुक पढ़नी चाहिए। तो देखिए अगर हम GS1 की बात करते हैं तो GS1 में मैं आपको 10 बुक रिकमेंडेड करता हूँ कि आप GS के लिए 10 बुक कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर आप GS1 के लिए अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपको जियोग्राफी कंप्लीट करना है, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की। जब आपकी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की NCERT खत्म हो जाए या कंप्लीट जब आपकी हो जाए तब आप स्टार्ट कर सकते हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में आप बिपिन चंद्रा को फॉलो कर सकते हैं। और आफ्टर इसी में एक पॉइंट अगर आप थोड़ा सा और फॉरवर्ड होते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, ये भी आप बिपिन चंद्रा की फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आता है हिस्ट्री का ही एक और पार्ट आता है, वो आता है हमारा एशियंट हिस्ट्री। एशियंट हिस्ट्री एशियंट हिस्ट्री को आप एशियंट हिस्ट्री के लिए आप RS शर्मा को आप फॉलो कर सकते हैं या NCERT भी फॉलो कर सकते हैं, तो काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगा। उसके बाद मेडिवल पीरियड के लिए आप सतीश चंद्र को फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री इसके लिए आप सतीश चंद्र को फॉलो कर सकते हैं, सतीश चंद्र। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं किसके बारे में, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, जो कि क्लास 11th का NCERT आपको देखने को मिल जाएगा, क्लास 11th की NCERT। फिर आप फॉलो कर सकते हैं किसकी, इंट्रोडक्शन ऑफ टू इंडियन आर्ट के बाद आप फॉलो कर सकते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी भी पूछा जाता है, तो जियोग्राफी आपसे दोनों तरीके से पूछा जाता है, एक इंडियन जियोग्राफी भी पूछा जाता है और वर्ल्ड जियोग्राफी भी पूछा जाता है। फिर वर्ल्ड जियोग्राफी के साथ साथ आपसे फिजिकल जियोग्राफी भी पूछा जाता है। तो जियोग्राफी के लिए आप इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए आप किसको फॉलो कर सकते हैं, मजीद हुसैन को, मजीद हुसैन की बुक आप फॉलो कर सकते हैं। फिर आप मैप के लिए ऑक्सफोर्ड जो एटलस है उसको फॉलो कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड एटलस। उसके बाद आप सेंट्रल फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी के लिए आप GC लियोन को फॉलो कर सकते हैं, सेंट्रल जियोग्राफी एंड फिजिकल ह्यूमन जियोग्राफी के लिए, ह्यूमन जियोग्राफी के लिए आप इसको GC लियोन को फॉलो कर सकते हैं, GC लियोन। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था, तो ये कुछ बुक्स हैं, आपको इससे पता चल गया होगा कि GS1 में क्या क्या पूछा जाता है, किस किस टॉपिक से पूछा जाता है। इन कंक्लूजन आप बस इतना याद रखिए, जो GS1 का पेपर होता है उसमें आपसे पूछा जाता है हिस्ट्री में तीनों पूछा जाएगा। हिस्ट्री के बाद आता है जियोग्राफी और आर्ट एंड कल्चर आपका इसी में मेंशन हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में जैसे देख सकते हैं कि अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इकोनॉमिक्स के डेमोग्राफिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये
बुक को आप फॉलो करके आप अपना GS1 का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।